साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी कलम अपनी आवाज़ चैनल पर। दोस्तों हमारी बात हो रही है संस्कृत व्याकरण। संस्कृत व्याकरण में अभी टॉपिक चल रहा है कारक। दोस्तों कारक से पहले हमने उच्चारण, स्थान, वर्ण, विचार, संधि, समास, शब्द रूप, धातु रूप, इन सभी की बात आराम से कर चुके हैं और अभी हमारा चल रहा है अधिकरण कारक। दोस्तों पीछे के वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं, पहली बार क्लास ले रहे हैं, पीछे के वीडियो भी आपको जरूर देखने हैं। ऊपर आई बटन में लिंक, डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आपको जरूर देखने हैं। ठीक है, तो आज शुरू कर रहे हैं। हमारा पीछे का वीडियो था अपादान कारक। पीछे का कौन सा था? अपादान कारक का। दोस्तों अपादान कारक के बाद में विषय आता है संबंध। हमने शब्द रूप में पढ़ा था षष्ठी विभक्ति, लेकिन संबंध कारक हमारे संस्कृत में नहीं लिया जाता क्योंकि इसका सीधा संबंध नहीं होता है। हमने पीछे आराम से बात कर ली है क्यों नहीं होता है, कैसे नहीं होता है। तो कारक हमारे होते हैं 6: कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक और दोस्तों उसके बाद में अपादान कारक और अंतिम है छठवां हमारा अधिकरण कारक। संबंध हम इसको एक षष्ठी विभक्ति के रूप में पढ़ेंगे, जहाँ से प्रश्न बन सकते हैं कि शब्द रूप से प्रश्न बन सकते हैं कि इसमें कौन सी विभक्ति है, कहाँ से है। ठीक है, तो इसकी नॉर्मल चर्चा कर लेते हैं कि षष्ठी विभक्ति। उसके बाद में हम आराम से पढ़ेंगे अधिकरण कारक। ठीक है, तो दोस्तों आराम से बात करेंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और दोस्तों चैनल पर नए हैं, पहली बार क्लास देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। बेल आइकन दबा लें जिससे हमारे सभी वीडियोस नए आपके पास पहुंचते रहे। तो यहाँ पे आप देखिए हमारा है षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति में हमने पढ़ा था शब्द रूप के अंदर रामस्य रामयोः रामाणाम। ठीक है, तो जहाँ पर चाहे सब पुल्लिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे नपुंसकलिंग हो, जहाँ पर षष्ठी विभक्ति में जितने भी रूप चलते हैं वहाँ आपको क्या करना है, क्या करते हैं वहाँ पर कारक का नाम शायद ही पूछे तो आपको संबंध बता देना है। ठीक है, और दोस्तों अब षष्ठी विभक्ति होती कहाँ है? षष्ठी विभक्ति वहाँ होती है जहाँ एक वाक्य है, उन दो शब्दों का आपस में संबंध बताने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। दो जो पदार्थ होते हैं, दो शब्द होते हैं, दो व्यक्ति होते हैं, जिनका आपस में संबंध बताने के लिए षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। संबंध में आते हैं हमारे कारक चिन्ह का, के, की। ठीक है, तो दोस्तों उदाहरण के बाद समझना, अयम कृष्णस्य विद्यालयः, अयम कृष्णस्य विद्यालयः है, यह कृष्ण का विद्यालय है। ठीक है, तो अब इनका संबंध बताया विद्यालय का और कृष्ण का, कि विद्यालय किसका है? कृष्ण का है। इसलिए जो दो पदार्थों का आपस में संबंध बता दिया जाता है तो संबंध बताने के लिए षष्ठी विभक्ति और संबंध कारक का नाम लिया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार देखते हैं राज्ञः पुरुषः, पढ़ा भी होगा आपने, राज्ञः पुरुषः। तो इसमें आप इसका हिंदी हो गया राजा का पुरुष, राजा का पुरुष। तो इस पुरुष का संबंध राजा से है। पुरुष की विशेषता क्या है कि वो राजा का विशेष है, राजा विशेष दरबारी है। मतलब राजा से और उस पुरुष से आपस में संबंध बता दिया। तो दो शब्दों का, दो पदार्थों का जहाँ संबंध बता दिया जाता है वहाँ होती है षष्ठी विभक्ति। ठीक है, इस प्रकार से आपको ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण आपको देखने हैं। यहाँ से भी सवाल बन सकते हैं, षष्ठी विभक्ति से बन सकते हैं, शब्द रूप से बन सकते हैं, तो इसके भी उदाहरण आपको देखने हैं। अब हम शुरू कर लेते हैं अधिकरण कारक, हमारा छठवां कारक, अंतिम कारक। ठीक है, आज हमारा कारक प्रकरण पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों बात कर लेते हैं अधिकरण कारक। तो अधिकरण कहते किसे हैं? अधिकरण कहते किसे हैं? तो अधिकरण कहते हैं आधार को। क्या कहते हैं? किसे कहते हैं? आधार को। आधार अब स्थानवाचक भी हो सकता है और कालवाचक भी हो सकता है। कैसे? कि दोस्तों एक क्रिया घटित हो रही है। क्या हो रही है? क्रिया। मतलब कोई भी काम जब हो रहा हो तो वो काम जिस स्थान पर होता है या जिस समय में होता है वह होता है आधार, और उसी समय में या उसी स्थान में होता है अधिकरण कारक, और उसी स्थान में और उसी समय में लगती है सप्तमी विभक्ति। ठीक है, जैसे उदाहरण के माध्यम से हम समझ लेते हैं, हिंदी में समझते हैं पहले कि जैसे मैं आपको अपनी इस कक्षा में पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको कक्षा में पढ़ाता हूँ, तो कक्षा में पढ़ाता हूँ, स्थान क्या है? आप कक्षा में पढ़ा रहा हूँ। तो कक्षा में जो शब्द है अधिकरण के चिन्ह क्या होते हैं? में, पे और पर। ठीक है, तो कक्षा में पढ़ा रहा हूं तो इस कक्षा में आ जाएगी सप्तमी विभक्ति और हमारा अधिकरण कारक। तो आधार कहते किसे हैं? कि जहां स्थान विशेष हो या वह समय विशेष, काल विशेष, जिस समय में क्रिया घटित हो रही हो या जिस स्थान पर क्रिया घटित हो रही हो, जिस स्थान में क्रिया घटित हो रही हो, वहाँ उस स्थान में और उस समय में हमेशा कौन सी सप्तमी विभक्ति लगेगी और अधिकरण कारक होगा। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करना दोस्तों,
जैसे संस्कृत में बात कर लेते हैं, वयम कक्षायाम पठामः, वयम कक्षायाम पठामः। तो हम सब, वयम का मतलब क्या हो गया, हम सब, कक्षायाम सप्तमी विभक्ति एक वचन, कक्षा में, ठीक है, स्त्रीलिंग आकारांत स्त्रीलिंग कक्षा, और पठामः दोस्तों हम, इसका मतलब क्या हो गया, हम सब कक्षा में पढ़ते हैं, ठीक है। तो अब कहाँ पढ़ते हैं, कक्षा में पढ़ते हैं, स्थान क्या है, कक्षा है, तो इस कक्षा में हो जाएगी सप्तमी विभक्ति। तो सप्तमी विभक्ति ही ये लगी हुई है, सप्तमी विभक्ति एक वचन लगा हुआ है, तो विभक्ति पूछे तो सप्तमी हो जाएगी। और दोस्तों कारक का नाम पूछे तो क्या हो जाएगा, अधिकरण कारक। तो ये तो हो गया स्थान विशेष, किसी स्थान विशेष पर कोई काम हो रहा हो, पढ़ने का काम हो रहा है, ठीक है, तो स्थान विशेष पर हो रहा हो तो हो जाएगा। और दोस्तों काल विशेष की बात कर लेते हैं, स प्रातः काले पठती, स प्रातः काले पठती, ठीक है, तो वह प्रातः काल में पढ़ता है, सुबह के समय में पढ़ता है। तो अब देखो कहाँ कब पढ़ता है, प्रातः काल में, सुबह के समय में पढ़ता है, तो जो सुबह का समय है उसमें सप्तमी विभक्ति हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें सप्तमी विभक्ति हो गई, कारक का नाम पूछे तो अधिकरण कारक, ठीक है। तो स प्रातः काले पढ़ती, वह प्रातः काल में पढ़ता है, सुबह के समय में पढ़ता है। स साय काले पढ़ती, तो वह शाम के समय में पढ़ता है, ठीक है। इस प्रकार से आपको ध्यान देना है। अब दोस्तों कुछ विशेष नियम है, बात यही है अधिकरण की कि जहाँ पर कोई आधार हो क्रिया घटित होने की, तो आधार स्थानवाचक भी हो सकता है, स्थान विशेष पर भी क्रिया हो सकती है, किसी काल में हो रही हो, किस समय में हो रही हो, वहाँ पर भी सप्तमी विभक्ति और अधिकरण कारक हो सकता है, ठीक है। अब दोस्तों कुछ विशेष बात कर लेते हैं कि अधिकरण कारक कुछ विशेष जगह, कुछ विशेष शब्दों के प्रयोग में, तो वो भी किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से कौन कौन से शब्द आने पर सप्तमी विभक्ति और हो सकती है, ठीक है। तो वहाँ से प्रश्न बनने की ज़्यादा संभावना हो जाती है रीट के अंदर, तो वो हम देख लेते हैं कौन कौन से शब्द किस प्रकार से, कौन कौन से वाक्यों में सप्तमी विभक्ति और हो सकती है, किन अर्थों में हो सकती है, तो वो भी देख लेते हैं, जहाँ से संभावनाएं ज़्यादा हो जाती है प्रश्न बनने की, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा मिक्स होने की संभावनाएं हो जाती है, इसलिए यहाँ पर सप्तमी विभक्ति ज़्यादा पूछने की संभावनाएं है। दोस्तों बात कर लेते हैं सप्तमी विभक्ति में कहाँ से प्रश्न बनने की ज़्यादा संभावनाएं हो जाती है परीक्षा के अंदर। एक सूत्र, एक नियम हम देख लेते हैं, जहाँ से ही ज़्यादातर पूछा गया है सप्तमी विभक्ति और अधिकरण कारक का यदि पूछा है तो यहीं से सवाल बनने की ज़्यादा संभावना होती है। आर टेट रीट जितने भी है हमारे, सी टेट जितने भी, यहाँ से सप्तमी विभक्ति और अधिकरण कारक से पूछेंगे तो शायद लगभग 99% यहीं से पूछेंगे। सूत्र हमारा है यस्य च भावेन भाव लक्षणम। क्या है, यस्य च भावेन भाव लक्षणम। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि एक भाव के घटित होने पर दूसरा भाव लक्षित होता है, अर्थात एक क्रिया के घटित होने पर एक कोई कार्य घटित हो जाता है, एक कार्य हो जाता है, उस कार्य के होने के बाद कोई दूसरा कार्य होता है, ठीक है। तो वो जो पहले वाला कार्य होता है उसमें सप्तमी विभक्ति होती है, और पहले वाला जो कार्य करने वाला है, पहला जो कार्य कर रहा है उसके कर्ता में और पहली वाली क्रिया, उन दोनों में सप्तमी विभक्ति होती है। उदाहरण के माध्यम से समझना, जैसे सूर्य के उगने पर, सूर्य के उदय होने पर पुष्प विकसित होते हैं या कमल विकसित होता है। सूर्य जब उदय होता है सूर्य का, तो उसके बाद ही कमल खिलता है या कमल खिलते हैं। तो पहले क्रिया क्या हो रही है, सूर्य का उदय होना, ठीक है। तो यहाँ पर कर्ता क्या है, सूर्य, और उदय होना क्रिया है। तो पहले वाली क्रिया क्या है, उदय होना क्रिया है, और विकसित होना दूसरी क्रिया है। उदय होने पर विकसित होते हैं, तो दोस्तों जो पहले वाली क्रिया है उदय होना, उसमें और सूर्य करता है, तो दोनों में, कर्ता और पहले वाली क्रिया में सप्तमी विभक्ति होगी। संस्कृत में देख लेते हैं, उदाहरण देखना, सूर्य उदिते पुष्पाणि विकसन्ति। उदाहरण है सूर्य उदिते पुष्पाणि विकसन्ति। तो क्रिया यहाँ पे है दो, विकसित होती हैं और उदय होते हैं, दो क्रिया है। पहले वाली क्रिया ये है 1 नंबर और ये है 2 नंबर। उदय होने के बाद ही विकसित होंगे, तय है। तो दोस्तों जो पहले वाली क्रिया है उसमें, और पहले वाली क्रिया का कर्ता है उसमें, दोनों में क्या होगी, सप्तमी विभक्ति होगी। क्या होगी, सप्तमी विभक्ति। और कारक का नाम पूछे तो क्या होगा, अधिकरण कारक। समझ में आया होगा कि जो दो क्रियाएं होती है, मैं आपको कहूँ कि मैं कक्षा लेकर खाना खाऊंगा,
कक्षा होने के बाद खाना खाऊंगा या कक्षा लेकर खाना खाऊंगा। तो जो मैं पहले कक्षा लेकर ये जो कार्य कर रहा हूँ उसमें सप्तमी विभक्ति होगी, और खाना खाना वो दूसरी क्रिया हो गई। तो पहले वाली जो क्रिया है उसमें हमेशा सप्तमी विभक्ति, और पहले वाली क्रिया का जो कर्ता है उसमें भी क्या होगा, सप्तमी विभक्ति होगी। एक उदाहरण और देखते हैं। रामे वनम गते, रामे वनम गते दशरथ प्राणान अत्यजत। इसका मतलब होता है कि राम के वन में जाने पर दशरथ ने प्राण त्याग दिए। राम के वन में जाते ही या राम के वन में जाने पर दशरथ ने प्राण त्याग दिए। तो दो क्रियाएं हैं, एक तो है प्राण त्यागना और वन में जाने पर। वन में जाने पर प्राण त्याग रहे हैं तो मतलब पहली क्रिया क्या है, वन में जाना, ठीक है, और ये त्यागना, प्राण त्यागना, यह है दूसरी क्रिया। तो जो पहले वाली क्रिया है वन में जाने की क्रिया है, तो उसमें सप्तमी विभक्ति होगी। और दोस्तों कौन जा रहा है उसके कर्ता में भी क्या होगी, सप्तमी विभक्ति होगी, ठीक है। तो राम के वन में जाने पर इन दोनों में कौन जा रहा है, कर्ता में भी सप्तमी और पहली वाली क्रिया में भी सप्तमी, दोनों में सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। और ये दूसरी क्रिया है इसमें उस प्रकार से आगे के वाक्य के आधार पर हो जाएगी कि पहली वाली क्रिया में हमेशा सप्तमी और कारक का नाम पूछे तो क्या होगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा पहला नियम कि किस प्रकार से सप्तमी विभक्ति अधिकरण कारक से प्रश्न बनने की संभावनाएं हो जाती है। इसके उदाहरण बहुत सी किताबों में, आपके पास जो भी किताब है वहाँ से उदाहरण मिल जाएंगे। जो भी प्रश्न है वो प्रश्न हल करने हैं, उदाहरण देकर समझने की कोशिश करना है कि कौन कौन सी दो क्रियाएं घटित हो रही है, पहले वाली क्रिया में सप्तमी विभक्ति हो रही है कि नहीं, क्रिया के साथ कर्ता में भी सप्तमी विभक्ति हो रही है या नहीं। दोस्तों सप्तमी विभक्ति और अधिकरण कारक का एक छोटा सा नियम और है जहाँ से संभावना हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर हो जाता है विकल्प। विकल्प का मतलब यहाँ पर दो विभक्तियाँ हो जाती है। नियम क्या है कि यतश्च निर्धारणम, यतश्च निर्धारणम, जिनमें से जिसका निर्धारण किया जाता है, जिनमें से किसी का एक का निर्धारण कर लिया जाता है, निर्धारित कर लिया जाता है। इसका मतलब आराम से समझना, इसका मतलब ये होता है कि एक समूह है, एक दल है, ठीक है। तो दोस्तों इस दल में से हम कहें कि जैसे छात्रों में, ठीक है, छात्रों में से राम श्रेष्ठ है, सभी छात्रों में से राम श्रेष्ठ है या राम होशियार है। उस छात्रों का जो समूह है उसमें से हमने राम को अलग कर लिया। क्या कर लिया, राम को अलग कर लिया। तो दोस्तों जो समूह होता है छात्रों का, उसमें उस समूहवाची शब्द में षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति विकल्प से दोनों हो सकती है। परीक्षा में इसीलिए पूछते हैं कि जहाँ पर आपको आएगा षष्ठी, सप्तमी और तीसरा ऑप्शन क्या मिलेगा आपको, उभऊ, तो आपको मतलब दोनों ऑप्शन दोनों ऊपर वाले सही हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखनी है कि जैसे एक समूह है, ठीक है, ये छात्र हैं राम, श्याम, कृष्ण, मोहन, ठीक है, इनमें से एक राम को अलग कर लिया हमने, किसको कर लिया, राम को, ठीक है, कि सभी छात्रों में राम श्रेष्ठ है। तो ये जो समूह है इसमें षष्ठी हो जाएगी और सप्तमी हो जाएगी। कौन कौन सी, षष्ठी और सप्तमी, ये दोनों विभक्तियाँ हो जाएगी। तो ये जो समूह है उसमें होगा, जिससे अलग कर रहे हैं उसमें हमेशा षष्ठी और सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। उदाहरण के माध्यम से समझना, यतश्च निर्धारणम, जैसे हम बात कर लेते हैं, बहुत बार पढ़ा भी होगा, आपके सामने भी आया होगा, कवि नाम या कविसु, षष्ठी और सप्तमी दोनों, ठीक है। कवि नाम ये तो हो गए षष्ठी और कविसु का मतलब सप्तमी। कालिदास है, श्रेष्ठ है, कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, ठीक है। तो इस कवियों का जो समूह है इसमें से कालिदास को अलग कर रहे कि ये सबसे श्रेष्ठ है। तो दोस्तों ये जो कवि नाम और कविसु, इनमें ये तो हो गई षष्ठी विभक्ति और ये हो गई सप्तमी। इन कवि में षष्ठी भी होती है और विकल्प से सप्तमी भी होती है, दोनों होती है, इसलिए आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। एक और देख लेते हैं, गवाम यानी गाय, ठीक है, गोसु गायों में षष्ठी और सप्तमी। कृष्णा बहुक्षीरा, गवाम गोसु कृष्णा बहुक्षीरा, कि गायों में काले रंग की जो गाय है वो ज़्यादा दूध देने वाली होती है। तो दोस्तों जो गायों का समूह है उस गाय शब्द में, ठीक है, गाय शब्द में षष्ठी भी हो जाएगी और सप्तमी भी हो जाएगी विकल्प से। इस प्रकार दोनों होती है। इसी प्रकार एक उदाहरण और देख लेते हैं,
छात्राणाम या छात्रेषु, षष्ठी और सप्तमी दोनों। छात्राणाम छात्रेषु कृष्ण है पटुतमय। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए छात्रों में कृष्ण सबसे चतुर है। छात्रों में, सभी छात्रों में कृष्ण सबसे चतुर है। दोस्तों छात्रों का जो समूह है इसमें षष्ठी और सप्तमी दोनों आ जाती है। तो दोस्तों ये था हमारा छोटा सा अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति किस प्रकार से कहाँ कहाँ होती है। तो हमने बात की जहाँ शब्द रूप में हमने पढ़ा था सप्तमी विभक्ति रूप रामे रामियो रामेशु, लता शब्द के फल शब्द जितने भी स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग जितने भी है उनके जितने भी सप्तमी विभक्ति के रूप है वो अधिकरण कारक के अंतर्गत आते हैं। और दोस्तों विशेष रूप से हमने बात कर ली आधार में भी सप्तमी विभक्ति आती है। आधार का मतलब क्या हो गया कि जहाँ पर कार्य हो रहा है या जिस समय में कार्य हो रहा है तो उस आधार में सप्तमी विभक्ति हो जाती है। और उसके बाद हमने दो नियम भी देखे हैं, जहाँ पर एक क्रिया होने के बाद दूसरी क्रिया होती है तो पहली वाली क्रिया और कर्ता में सप्तमी विभक्ति और यथेष्ट निर्धारण के अंतर्गत जो समूह होता है उसके अंतर्गत भी सप्तमी विभक्ति हो जाती है। ठीक है, तो दोस्तों आज हमारा कारक का प्रकरण पूरा हुआ। ठीक है, और उसके बाद हम आराम से किस टॉपिक की बात करें वो आपको बताना है कि किस टॉपिक को हम लें। उपसर्ग पढ़ते हमारा बच गया, वाच्य है, जो भी आप ज़्यादा कमेंट करें और बताएं कौन सा टॉपिक पहले लेना चाहिए जिसमें आपकी ज़्यादा कंफ्यूज होती है। दोस्तों ये मेरी गारंटी, समझ में आज तक अगर आपके नहीं आए हैं तो समझ में ज़रूर आएगा। बस आपको क्या करना है, ये क्लास देखने के बाद वो टॉपिक, उस टॉपिक से संबंधित जितने भी उदाहरण हैं, प्रश्न हैं, तो उदाहरणों को देख कर किताब में जितने भी उदाहरण हैं उनको देख कर समझने की कोशिश करनी है, उनको हल करना है। क्योंकि दोस्तों खुद समझने की कोशिश करेंगे तभी आप परीक्षा में सही कर पाएंगे। चाहे वैसे कितनी वीडियो देखो चाहे और देखो, कुछ नहीं होने वाला। जब आप खुद समझने की कोशिश करेंगे तभी आपके सही हो पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। और दोस्तों चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें जिससे हमारे सभी वीडियो की सूचनाएं आपके पास पहुँचती रहे। ठीक है, तो मिलते हैं कल। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।